So the question today we are going to discuss is the इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है कि a 56-year-old man is diagnosed with resistant hypertension. अब रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन का क्या मतलब होता है सर? रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन का मतलब होता है ऐसी हाइपरटेंशन जो हमने मतलब डिफरेंट ड्रग उस पेशेंट को दी हैं, जैसे कि आपने उसको डायूरेटिक्स दी हैं, एसी इनहिबिटर्स दी हैं, अरब्स दी हैं, लेकिन उस पेशेंट को ना हाइपरटेंशन ठीक नहीं हो रही, इसलिए हम इसको कहेंगे रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन के साथ पेशेंट आपके पास आता है. He had a comprehensive workup for secondary hypertension which was unrevealing. सेकेंडरी हाइपरटेंशन का हमने रीजन देखा कि हमने कहा कि यार इस पेशेंट को प्राइमरी हाइपरटेंशन तो नहीं है. हमने कहा कि यार हो सकता है इसको ना सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, उसकी वजह से इसकी हाइपरटेंशन नहीं ठीक हो रही. देखिए लेट्स सपोज हो सकता है पेशेंट के अंदर जो एड्रीना मिडुला है, मिडुला का ट्यूमर जिसको हम फियोक्रोमोसाइटोमा कहते हैं, हो सकता है पेशेंट के अंदर वो हो जाए, या उसने कहा हो सकता है पेशेंट के अंदर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो जाए. तो अगर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस या फिर रियोक्रोमोसाइटोमा की वजह से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो तो उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं. लेकिन इसने कहा कि वो भी क्या है, विच वाज अनरिवीलिंग, वो हमारे पास रिवील नहीं था, मतलब उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन नहीं थी. द पेशेंट हैज ट्राइड मल्टीपल एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन विदाउट सिग्निफिकेंट इफेक्ट. हमने यार उसको इतनी ज्यादा एंटी हाइपरटेंसिव दवा दी लेकिन कोई उसको फर्क नहीं पड़ा. पास्ट मेडिकल हिस्ट्री इज अनरिमार्केबल, कोई हिस्ट्री नहीं है. he agreed to enroll in a trial of a new long-acting medication that causes selective direct relaxation of smooth muscles of arterioles but does not affect the vein. तो हमने उसको कहा कि भाई हम ना एक ट्रायल तेरे ऊपर करते हैं, हो सकता है वो जो नई ड्रग है वो तेरे ऊपर इफेक्ट कर जाए. अब वो कह रहा है कि जो आपने उसको ड्रग दी है ना, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? In a trial of a new long-acting medication that causes selective direct relaxation of the smooth muscles of arterioles, कि जो ड्रग हमने उसको दी है उसने आर्ट्रियोल को रिलैक्स करवाया है लेकिन ये वेन्स को इफेक्ट नहीं करती. तो वो ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट इज मोस्ट लाइकली टू बी कॉज्ड बाय द ड्रग ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल. तो जो आपने इसको ड्रग दी है ना जिसने आर्टियोल को डायलेट करवाया है, तो इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है? तो पहले तो हमने वो ढूंढ रही है, तो आपकी वो ड्रग कौन सी है जो आर्टियोल को रिलैक्स करती है. फिर हमने कहना है कि सर उस ड्रग का जो साइड इफेक्ट है वो हमने यहाँ पर उसका साइड इफेक्ट बताना है. तो व्हाट डू यू थिंक वो कौन सी ड्रग हो सकती है? जी डॉक्टर शहजाद, ऐसी कौन सी ड्रग है जो आपके आर्टियोल को डायलेट करवाती है लेकिन वेन्स को नहीं करवाती? इसका कुछ खास आइडिया नहीं है सर। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कोई ऐसी आपकी ड्रग का नहीं पता जो आपके आर्टियोल को या ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है? उस टाइम उस दिन दो पड़ी थी भाई, वो एक आर्टरीज पे इफेक्ट करती थी वेसल्स पे। यार आपके पास हार्टिलाजीन होती है, उसके बाद जो कैल्शियम एड्रेनालिन चैनल सही है। ब्लॉकर्स है ना, सोने जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती है ना, वो भी एपिनेफ्रिन आपकी, एपिनेफ्रिन। नहीं नहीं, वो जो एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन वो इसके ऊपर एक्ट करती है. दाऊद बिल्कुल सही कह रहे, लेकिन वो रिलैक्सेशन नहीं करवाती, वो कंस्ट्रिक्शन करवाती है. ठीक है, हमने यहाँ पर बताना कि आपने उसको कौन सी ड्रग दी है जिसने रिलैक्सेशन करवाई है आर्टियोल की, लेकिन ये वेन्स को इफेक्ट नहीं कर रही. तो मोस्ट प्रोबेबली इस पेशेंट को दी होगी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम पेशेंट को डाई हाइड्रोपेरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दें ना जो ब्लड वेसल्स के ऊपर लगती है, जैसे नेफिडिपिन है, निकार्डिपिन है, तो आपकी जो आर्टियोज है आर्टरीज है ना ये डायलेट हो जाती है. जब कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाएंगे, कंस्ट्रिक्शन नहीं हो जाएंगे, तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है. ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो हमने ड्रग को ढूंढना था, दूसरा क्वेश्चन ये कि सर उस ड्रग का मैकेनिज्म उसका साइड इफेक्ट क्या है. तो सबसे पहले एंजियोएडीमा. डॉक्टर साहब जो एंजियोएडीमा होता है ना, ये आपकी एसी इनहिबिटर का साइड इफेक्ट है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का साइड इफेक्ट नहीं है. ब्रैडिकार्डिया, ब्रैडिकार्डिया अगर ज्यादा डोज में आप बीटा ब्लॉकर ले रहे हो उसका साइड इफेक्ट है. कोल्ड एक्सट्रीमिटीज,
ये जो भी अदनान आपने बात की ना, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, तो अगर आप एपिनेफ्रिन ज्यादा ले लो ना, कि आपके पास कोई पेशेंट आता है हाइपोटेंशन का, आप उस पेशेंट को क्या करते हो, हैवी डोज में एपिनेफ्रिन दे देते हो, तो उस पेशेंट के अंदर आपको कोल्ड एक्सट्रीमिटीज नजर आती हैं। ठीक है, इसको हम प्रेशर इंड्यूस वेजोस्पाज्म भी कहते हैं। तो ये भी नहीं है। डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, ये भी बीटा ब्लॉकर्स है, और नॉन डाई हाइड्रोपैरिक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, उनका साइड इफेक्ट है, ये हमारे पास उनका साइड इफेक्ट ये नहीं है। तो मतलब ऊपर हमने वो वाली ड्रग्स यूज नहीं की, बीटा ब्लॉकर्स यूज नहीं की। परसिस्टेंट कफ, परसिस्टेंट कफ भी आपकी एसी इनहिबिटर्स का साइड इफेक्ट है। ट्रांजिट हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन आपके पास होती है जो वैजोकंस्ट्रिक्टर ड्रग्स होती हैं, या जो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करवा दें, तो उनकी वजह वजह से आपको ट्रांजिट हाइपरटेंशन हो सकती है। ठीक है जी, तो वो भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं है। जो हमारे पास डाई हाइड्रोपैरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है, इसका साइड इफेक्ट होता है कि ये फ्लूइड और सोडियम की रिटेंशन करवाती है। तो यहाँ पर आप देख लो, डॉक्टर साहब आपने इसको क्या दिए, देख लें, हाइड्रिलाजीन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, समझ रहे? इन दोनों ड्रग्स का साइड इफेक्ट क्या होता है, ये आपके पास फ्लूइड और सोडियम की रिटेंशन करवाती है। तो मैंने आपको अभी कहा ना कि जो हाइड्रिलाजीन होती है ये आर्ट्रियोलर वैजोडाइलेटर है, और जो भी आर्ट्रियोल की वैजोडाइलेशन करवाएगी, चाहे वो हाइड्रिलाजीन है, चाहे वो मिनॉक्सिडिल है, चाहे वो आपके पास डाई हाइड्रोपैरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, इन सब का साइड इफेक्ट है ये आपके पास एडिमा काज करवाती है, या जिसको हम कह रहे हैं सोडियम एंड फ्लूइड रिटेंशन। सोडियम और फ्लूइड रिटेंशन का क्या मतलब है कि सर वो वैजोडाइलेशन हुई है, वैजोडाइलेशन की वजह से वीनस रिटर्न कम हुआ है, वीनस रिटर्न कम होने की वजह से आपकी जो आर्टरीज है, आर्टरियोल्स है, वहां पर ब्लड ज्यादा देर तक स्टे कर रहा है। जब वो स्टे करता है तो उसी को हम सोडियम और फ्लूइड रिटेंशन कह रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, ये देखो बीटा ब्लॉकर्स लिखा हुआ है, ये कफ एंजियोडेमा एसी इनहिबिटर्स लिखा हुआ है, जो हमने बात की थी यहाँ पर। डायरेक्ट आर्ट्रियोलर vasodilation lowers blood pressure but trigger reflex sympathetic activation and stimulate the RAS mechanism. This results in tachycardia and edema. To counter such compensatory effects, these agents are often given in combination with the sympatholytics and diuretics. तो इसीलिए जब आप किसी पेशेंट को हाइड्रिलाजीन या मिनोक्सिडिल देते हो ना, आपको पता है इनका साइड इफेक्ट है, ये एडिमा का कराएगी, तो आप उस पेशेंट को साथ क्या करते हो, सिम्पैथोलिटिक्स जो आपकी वैजो कंस्ट्रिक्शन ड्रग्स कराते हैं, या डाययूरेटिक्स आप उसको साथ देते हो। जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ आप क्या देते हो, एसी इनहिबिटर्स देते हो, क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का साइड इफेक्ट है वो भी एडिमा का असर करवाती है। तो इसलिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ हम एसी इनहिबिटर्स देते हैं, और जो आपकी हाइड्रिलाजीन है इसके साथ हम डायूरेटिक्स देते हैं। ये बात आपने नहीं भूली, ठीक है। तो कौन सी ड्रग थी सर, हाइड्रिलाजीन, जो आप हाइपरटेंसिव इमरजेंसी या रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन के अंदर यूज करते हो। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, आर्ट्रियोलर वैजोडाइलेशन। नेवर फॉरगेट अबाउट इट। आपकी मुझे स्टिल याद है कि जो कैडिजन की बुक है ना फार्माकोलॉजी की, उसके अंदर जहाँ पर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स लिखी हुई है ना, वहां पर उन्होंने राइट साइड का जो पेज है, राइट साइड के पेज के अंदर पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो वहां पर उन्होंने ये हाइड्रिलाजीन और उसका साइड इफेक्ट लिखा हुआ है कि ये आपके पास एडिमा का असर होती है। तो ये वहां पे कैप्टन में ना अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ था इसको। लेकिन यहाँ पर आपके पास सब कुछ ही उन्होंने लिख दिया, इतने मजे की बात है। आइंदा आपने नहीं भूलना, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, कि ये जो हाइड्रिलाजीन है आर्ट्रियोलर वैजोडाइलेटर है, और इसका साइड इफेक्ट है ये एडिमा का असर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सॉरी। A 40-year-old female with a history of depression and hypertension, 40 साल की फीमेल है, उसको डिप्रेशन भी है और हाइपरटेंशन भी है, इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी रूम आफ्टर बीइंग फाउंड ऑब्टेंडेड इन हर डिपार्टमेंट। तो मतलब कि वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर बेहोश हुई पड़ी थी, ऑब्टेंडिंग, तो हमने इसको क्या कहा, हम क्लिनिक में लेके आए उसको। शी इज हाइपोटेंसिव एंड ब्रेडिकार्डिक ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन। आप उसकी हिस्ट्री को देखो, हिस्ट्री उन्होंने क्या दी है, डिप्रेशन और उसको हाइपरटेंशन थी। लेकिन अब जो आपके क्लिनिक में आ रही है ना, क्लिनिक में आ रही है हाइपोटेंशन के साथ और ब्रेडिकार्डिया के साथ। ठीक है,
ऑन फिजिकल इंट्रावीनस ग्लूकागोन इज एडमिनिस्टर्ड, तो हमने उसको ना इंट्रावीनस ग्लूकागोन दिया एंड हर कंडीशन इम्प्रूव, तो उसकी कंडीशन बेहतर होगी जो उसको हाइपरटेंशन और ब्रैडिकार्डिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रासेलुलर चेंजेस इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूवमेंट इन हर कंडीशन। तो जो आपने उसको ग्लूकागोन दी है ना, तो ग्लूकागोन के बाद जो उस पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट आई है ना, वो कह रहे हैं वो इम्प्रूवमेंट किस तरह आई है, मतलब जो ग्लूकागोन है ना इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो डॉक्टर शिजाज सबसे पहले बताया ना कि इस बंदे का जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज क्यों हुआ है। तो पहले इंक्रीज था, पेशेंट की हिस्ट्री है वो हाइपरटेंशन का है, लेकिन अब उसका जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज है और साथ उसको ब्रैडिकार्डिया भी है। तो व्हाट डू यू थिंक इसको क्या हुआ होगा? कम ऑन, यू नो अबाउट दिस। लेकिन ये आगे बोल रहे हैं ना कि हमने उसको ग्लूकागोन दिया, तो मतलब उसकी जो सिम्टम है इम्प्रूव हुए हैं, तो इट मीन उसको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ होगा। हाइपोग्लाइसीमिया तो हुआ होगा, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं, आपकी हाइपोग्लाइसीमिया आवाज तो पेशेंट सर को बहुत स्लो आ रही है। क्या हुआ? आपकी आवाज बहुत स्लो डाउन हो गई। जी जी, अब बताएं, अब आवाज ठीक आ रही? हाँ जी। हाँ जी, मैं ये बोल रहा था कि इन्होंने बोला ना कि इंट्रावीनस उसको ग्लूकागोन दिया है, तो मतलब उसके सिम्टम इम्प्रूव हो गए, तो उसको हाँ हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है उस टाइम। सर, या ऊपर ये भी हो हिस्ट्री सकता है। है कि जी, जी जी, ऊपर मैंने कहा हिस्ट्री है, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन की हिस्ट्री है, ये देखो। और फिर उसके बाद डिप्रेशन में हाइपरटेंशन और ये है कि ब्रैडिकार्डिया हुआ। स्ट्रेस के टाइम उसको कार्टिसोल वगैरह रिलीज हुआ होगा वहां से, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस पेशेंट को हाइपरटेंशन थी और हाइपरटेंशन के हम्म। ट्रीटमेंट के लिए इसने क्या लिया, बीटा ब्लॉकर ली, ठीक है, और बीटा ब्लॉकर की वजह से हम्म। इसको टॉक्सिसिटी हुई है। हम्म। बीटा ब्लॉकर की इसको टॉक्सिसिटी हुई है, इसने बीटा ब्लॉकर ज्यादा ले लिया। तो डॉक्टर दाऊद, हाइपरटेंशन जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है आप उसको बीटा ब्लॉकर देते हो। बीटा ब्लॉकर की इस जो बंदी थी ना, इसने ज्यादा डोज उसकी ले ली। जब आप बीटा ब्लॉकर की ज्यादा डोज लोगे तो वो आपकी हार्ट रेट कम नहीं कर देती? बताएं जरा मुझे। बीटा ब्लॉकर अगर आप ज्यादा लोगे तो आपके हार्ट के ऊपर जो B1 रिसेप्टर वो ज्यादा नहीं है, डीएक्टिवेट हो जाएंगे, तो आपकी हार्ट रेट बिल्कुल कम हो बिल्कुल। जाएगी। तो इसीलिए इस पेशेंट को हाइपोटेंसिव और ब्रैडिकार्डिया का मतलब ये है। और जिसको ग्लूकागोन देते हैं यार, जो ग्लूकागोन होती है ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है जिस बंदे के अंदर ना बीटा ब्लॉकर की टॉक्सिसिटी होती है। तो आपने लिख लेना है, अगर किसी बंदे ने ज्यादा बीटा ब्लॉकर्स ले लिए तो हम उस पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए ग्लूकागोन उसको देते हैं, क्योंकि ग्लूकागोन आपके इस बीटा वन रिसेप्टर्स को इंक्रीज करवाती है, या मतलब जो बीटा ब्लॉकर्स की टॉक्सिसिटी है इसको कम करती है, मतलब इसको वहां से इसके रिसेप्टर से ना रिमूव कर देती है ग्लूकागोन। जब बीटा ब्लॉकर अपने रिसेप्टर से हट जाएगा तो आपकी हार्ट रेट भी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ठीक है, समझ आई इस क्वेश्चन की? जी। डॉक्टर दाऊद आप नहीं बोल रहे, यस सर, सर समझ आ रही है। क्या समझ आई बताएं जरा। सर के इस बंदे को हाइपरटेंशन था और इसको मतलब ना उसने बीटा ब्लॉकर ज्यादा खा लिया, उसकी टॉक्सिसिटी उसको हो गई थी, तो उसने उसको ग्लूकोगॉन दिया ताकि बीटा ब्लॉकर की मतलब ना उसकी टॉक्सिसिटी को कम कर दे। वेरी गुड यार, वेरी गुड। अब जो उन्होंने नेक्स्ट पूछा है ना, उसने कहा जो आपने ग्लूकागोन दी है ना, तो ग्लूकागोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मतलब सेल के ऊपर जाके ये किस तरह लगी है। तो ये सिंपल सी बात ये इस तरह होती है कि जो ग्लूकागोन है ये हमारे पास क्या करेगी, कौन सा आ रहा है फोन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रासेलुलर चेंज इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट इन हर कंडीशन। जिसने इसकी कंडीशन को क्या किया होगा, इम्प्रूव किया होगा। तो इम्प्रूव किस तरह हुई होगी कि आपके पास, ओ यार, साइक्लिक एएमपी जब ज्यादा होता है ना, तो साइक्लिक एएमपी के ज्यादा होने की वजह से वैसोकंस्ट्रिक्शन ज्यादा होती है, ठीक है। तो साइक्लिक एएमपी ज्यादा था तो वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रही, मतलब कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो रही। अब बीटा ब्लॉकर दिया, साइक्लिक एएमपी हमारे पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है साइक्लिक एएमपी।
तो जिसकी वजह से इसकी हार्ट रेट क्या हो रही थी, कम हो रही थी। अब हमने ग्लूकागोन दिया, ग्लूकागोन क्या करेगा, हमारे पास इस पेशेंट का जो साइक्लिक एएमपी है उसको इंक्रीज करवाएगा, ताकि इसकी जो हार्ट रेट है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाए। तो ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है। साइक्लिक एएमपी, ये साइक्लिक ऊपर डायरेक्ट आईपी को छोड़ो कहीं नहीं पूछा जाता, साइक्लिक एएमपी को याद रखना है। साइक्लिक एएमपी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि कंस्ट्रिक्शन या वैजोडाइलेशन ज्यादा होती है, ठीक है। मतलब वैजोडाइलेशन के साथ जो साइक्लिक जीएमपी होता है ना वो ज्यादा रिलेट होता है। तो साइक्लिक एएमपी ज्यादा होगा तो वैजो कंस्ट्रिक्शन ज्यादा होगी, मतलब कि सॉरी, जो आपके पास मायोसाइट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो ज्यादा होगी, पेशेंट की हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी और ब्रेडिकार्डिया इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये साइक्लिक एएमपी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास, A 44-year-old man comes to the office for routine checkup. His past medical history, his past medical history is significant for hypercholesterolemia. तो आपके चेकअप के लिए आता है, उसकी हिस्ट्री क्या थी, इसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था। विच हैज कंट्रोल थ्रू डाइट, जो हमने डाइट देकर उसको ठीक कर लिया। हिज फादर died of a myocardial infarction at 56. Mother who is still living has a history of smoke. On physical examination, the patient blood pressure is high. ये देखो पेशेंट का ब्लड प्रेशर क्या है, हाई है। एंड हार्ट रेट इसकी ठीक है, हार्ट रेट ज्यादा हाई नहीं है। ही स्टार्टेड ऑन इनैलाप्रिल, हमने उसको किसके ऊपर स्टार्ट किया, इनैलाप्रिल देना शुरू कर दी, जो कि एसी इनहिबिटर है। During the first 7 days of therapy, the patient's GFR adjustments are shown in the following. तो जो उसकी GFR है ना, GFR उस पेशेंट की क्या हो रही है, ये जो नीचे लाइन शो कर रही है ना, ये GFR शो कर रही है। मतलब कि क्या बात बताने का है कि सर पेशेंट हाइपरटेंशन का है, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को अनिलाप्रिल दी है, अनिलाप्रिल देने की वजह से GFR के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो पहले तो मुझे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताएंगे डॉक्टर शहजाद के, अनिलाप्रिल कैसे काम करती है। सर ये तो एनालाप्रिल जो है ना, एसी इनहिबिटर है ना, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये वो करती है, इसको जो कन्वर्जन होती है ना इसकी, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 की तरफ जो कन्वर्जन होती है ना, ये उसको इनहिबिट करती है, ठीक है ना। ओके। और दूसरा ये भी करती है ना कि मतलब वेजोडाइलेशन कराती है इसकी, जो वेजोडाइलेशन इसकी जो एफरेंट आर्टरीओल्स होती है ना, उनकी वेजोडाइलेशन कराती है। ओके। और ये मतलब जो वेजोडाइलेशन कराती है एफरेंट आर्टरीओल्स की, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम जाता है, और ये कंस्ट्रिक्शन आई थिंक कराती है, एफरेंट आर्टरीओल्स की मेरी कंस्ट्रिक्शन बात सुन कराती ले, है आई थिंक, जिसकी अनिलाप्रिल को वजह से छोड़िए, फिर ब्लड प्रेशर अनिलाप्रिल कम को जाएगा। छोड़िए, एक मिनट, अनिलाप्रिल को जी। छोड़ो, पहले एंजियोटेंसिन 2 का बताओ कि एंजियोटेंसिन 2 कैसे। एंजियोटेंसिन 2 आपकी एफरेंट आर्टरियोल के ऊपर क्या करता है और इफरेंट के ऊपर क्या करता है। देखो, एंजियोटेंसिन 2 का काम होता है कि उसने आपके बीपी को इंक्रीज करवाना होता है। रास मैकेनिज्म कब एक्टिवेट हम्म, होता है, जब आपका मतलब कि ट्यूमर हो गया, ब्लड आपका लॉस हो रहा है, आपका रास मैकेनिज्म तब एक्टिवेट होता है। एंजियोटेंसिन 2 तब हमारे पास बनता है जब आपका बीपी ये बीपी ड्रॉप हो रहा होता है। जो मतलब जो एंजियोटेंसिन मतलब ये जो मतलब एस इनहिबिटर है ना, ये वो करती है ना, ये जो इफरेंट आर्टरीओल्स होती है ना, उनकी रिलैक्सेशन यानी वो कराती हैं, जिसकी वजह से ना जो पीछे मतलब जो ब्लड प्रेशर होता है ना, मतलब उसका जो मतलब प्रेशर कम हो जाता है, मतलब वो इफरेंट आर्टरीओल्स जो होती है ना वो डायलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ना जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है ना, उसके पास थोड़ा ब्लड मतलब कम जाने लगता है, तो जिसकी वजह से ना फिर जीएफआर भी कम हो जाएगी आई थिंक, इसी हाँ तरह इसके। डॉक्टर साहब, अनिलाप्रिल देने के ऊपर ना जो आपके पास एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर इनहिबिटर कह रहा हूँ, एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉकर है, तो इसके देने से पहले आप ना सिंपल समझो, एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है। एक आपके पास होती है एफरेंट आर्टरियोल जो अराइव होती है, जो ब्लड लेके आती है किडनी की तरफ। एक होती है इफरेंट आर्टरियोल जो ब्लड लेके जाती है, एग्जिट करती है जो, ठीक है। अब जब आपने बीपी को इंक्रीज करवाना हो तो आप क्या करते हो, एफरेंट आर्टरियोल को वैजो डायलेट करते हो ताकि आपके पास ग्लोमेरुलस में ज्यादा ब्लड आए। इफरेंट आर्टरियोल की आप करवाते हो वैजो कंस्ट्रिक्शन,
इफ्रेंट की वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है नॉर्मली जब एंजियोटेंसिन 2 काम करता है। तो इसकी वजह से आपका जो ग्लोमेरुलस है उसमें ज्यादा ब्लड आएगा, हमारे पास जीएफआर इंक्रीज होता है उस पेशेंट का। जीएफआर इंक्रीज होगा, हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, पेशेंट का बीपी बढ़ जाता है। हमने क्या करना उस बीपी को कम, उसके लिए हम क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 2 इनहिबिटर दे देते हैं। वो कौन सी, इनैलाप्रिल है। तो जब इनैलाप्रिल दोगे तो आपके पास एंजियोटेंसिन 2 काम नहीं करेगा। जब वो काम नहीं करेगा तो आपके पास क्या होगी, वैजो जो एफरेंट आर्ट्रियोल की है वो वैजो डायलेशन नहीं होगी, वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। ठीक है। जो इफ्रेंट आर्ट्रियोल है, इफ्रेंट आर्ट्रियोल का क्या होगा सर, वहां पर वैजो डायलेशन हो जाएगी, वहां पर क्या होगा, वैजो डायलेशन। लेकिन जो वेगोडिलेशन। मेन इफेक्ट होता है वो इफ्रेंट आर्ट्रियोल के ऊपर ही होता है एंजियोटेंसिन 2 का, उसकी वो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। इनिलाप्रिल दी, वो कंस्ट्रिक्शन खत्म, वहां पर डायलेशन, जीएफआर आपके पास कम हो जाता है। तो इस लाइन को देखो, ये लाइन जीएफआर है ना, तो वो कह रहे हैं जीएफआर जैसे आप जी। इनिलाप्रिल दी ना डॉक्टर दाऊद, ये जीएफआर इस पेशेंट का कम होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर नीचे हमसे पूछ है, which of the following structure was most likely affected by downstream effect of enalapril and is therefore responsible for this patient response। कह रहे हैं ये जो इसका जीएफआर कम हुआ है वो किस वजह से, मतलब इनिलाप्रिल ने ऐसा क्या किया कि उसका जीएफआर कम हो गया। तो वो किसके ऊपर है, आपकी इनिलाप्रिल काम कर रही है, एफरेंट आर्ट्रियोल के ऊपर नहीं सर, इफ्रेंट। इधर एफरेंट आर्ट्रियोल के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होता एज इट। डिस्टल ट्यूब्यूल नहीं सर, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल नहीं सर, वेजार एक्टा नहीं सर। तो इसका आंसर क्या होता है हमारे पास, इफ्रेंट आर्ट्रियोल। इफ्रेंट आर्ट्रियोल की क्या करवाएगी, वैसोडाइलेशन, जिसकी वजह से जीएफआर आपका कम होगा। ठीक है, शुड रिमेंबर दैट एसी इनहिबिटर, सिंपल बात अगर मैं कहूँ, एसी इनहिबिटर डिक्रीज योर सॉरी एसी इनहिबिटर डिक्रीज योर जीएफआर, नेवर फॉरगेट अबाउट इट। एसी इनहिबिटर डिक्रीज योर ब्लड प्रेशर और जीएफआर, ये भी बात आप यहाँ पर, और ब्लड प्रेशर को भी कम करेगी, ये बात ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, a 34-year-old woman has recurrent thrombing headache। 34 साल की माई है सर, इसको थ्रोम्बिक हेडिक हो रही है, that occurs several times a month and cause significant distress। तो बच्चे ये जो थ्रोम्बिंग हेडिक है ना, मतलब चुभने वाली हेडिक, जैसे आपको कोई चीज चुभ रही होती है ना, जैसे स्टैबिंग पेन होती है, इसी तरह ये थ्रोम्बिंग पेन होती है कि आपके सर के अंदर जैसे कोई चीज चुभ रही होती है। तो इसको ये हो रहा है, और मतलब मंथ में कई दफा इसको होता है। 34-year-old की वुमेन, दे आर अकम्पेन्ड बाय नोजिया एंड फोटोफोबिया। चलो जी, उसने कहा कि सर इसके और साथ क्या सिम्टम है, इसको नोजिया भी है और इसको फोटोफोबिया भी है। ठीक है जी। शी हैज हैड 5 emergency department visit फॉर दिस हेडिक। इस हेडिक की वजह से इसने 5 से 6 दफा इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वो आई है, मतलब क्रॉनिक हेडिक है। ड्यूरिंग ऑफिस विजिट हर ब्लड प्रेशर रेंजेस फ्रॉम 140 to 150। ठीक है जी, स्लाइड साहब, इसका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन अनरिमार्केबल है, पेशेंट इज प्रिस्क्राइब मेटाप्रोलोल। तो आप उस पेशेंट को क्या करते हो, मेटाप्रोलोल देते हो, जिसका ब्लड प्रेशर भी स्लाइड से इंक्रीज है, जिसको हेडिक भी है, जिसको फोटोफोबिया भी है, आप उसको देते हो मेटाप्रोलोल। एंड इज एडवाइज दैट द मेडिकेशन इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेडिक। और हमने उसको कहा कि यार जी, तो हम तुझे मेटाप्रोलोल दे रहे हो ना, तो ये आपकी हेडिक को भी ठीक करेगी, आपके ब्लड प्रेशर को भी ये ठीक करेगी। ठीक है। तो वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन दिस मेडिकेशन इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर, कि ये जो आपने इसको मेटाप्रोलोल दी है, इसका ब्लड प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और किस तरह ये इफेक्ट करती है कि आपकी हेडिक को भी ठीक कर रही है और पेशेंट के ब्लड प्रेशर को भी ठीक कर रही है। ठीक है जी। तो सबसे पहले ये पेशेंट है कौन सा जी, जी डॉक्टर साहब, ये पेशेंट जिसको हेडिक भी है, फोटोफोबिया भी है और इसका बीपी भी इंक्रीज है, ये पेशेंट कौन सा हो सकता है, फीमेल है ऊपर से। क्या ये पेशेंट देखते माइग्रेन हैं का यार, हो नहीं। सकता है। माइग्रेन का मे बी। सर ये पेशेंट आपके पास है, माइग्रेन वाला पेशेंट है, मिग्रेन का। मिग्रेन के अंदर पता है क्या होता है डॉक्टर साहब, हमेशा याद रखिएगा,
पेशेंट को हेडेक भी होती है, फोटोफोबिया भी होता है। मतलब कि जैसे लाइट उसमें सर में पड़ती है ना, तो उसको मतलब उसको हेडेक होना शुरू हो जाती है, उसको फोबिया है लाइट से। इसलिए हम माइग्रेन वाले पेशेंट को अंधेरे में बिठाते होते हैं जब उसको ये पेन होना शुरू हो जाती है, 5-6 घंटे तक कंटिन्यू रहती है। तो डॉक्टर साहब, ये जिस पेशेंट का बीपी भी इंक्रीज है, साथ इस पेशेंट को फोटोफोबिया भी है, हेडेक भी है, तो ये पेशेंट माइग्रेन माइग्रेन का है, और माइग्रेन वाले पेशेंट का मोस्टली बीपी इंक्रीज होता है। और माइग्रेन के अंदर और बीपी इंक्रीज अगर हो, तो आपके पास जो मेटाप्रोलोल होती है ना, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ठीक है, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है, क्योंकि आपको माइग्रेन से भी ये सिम्टम ठीक करती है, और दूसरे पर ये बीपी को भी ड्रॉप करती है, बीपी डिक्रीज करती है। तो ये कह रहे हैं कि ये किस तरह बीपी ड्रॉप करती है, हमें ये बता दें जरा। पहली ऑप्शन है डिक्रीज लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग कैटाकोलामीन। तो क्या ये कैटाकोलामीन को कम करती है? नहीं सर, कैटाकोलामीन के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इंक्रीज एबी नोड कंडक्शन, नहीं, एबी नोड कंडक्शन को ये कम करती है, इंक्रीज नहीं करती। अक्सर स्टूडेंट सी ऑप्शन लगाते हैं कि यहाँ पर एबी नोड लिखा हुआ है और वो हार्ट में प्रेजेंट है तो बीटा ब्लॉकर काम करेगी। नहीं बच्चे, यहाँ पर इंक्रीज का वर्ड लिखा हुआ है, ये डिक्रीज करती है, तो ये भी ऑप्शन है। इंक्रीज रीनल सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, सर ये भी इसका काम नहीं है। सोडियम और वाटर की रिटेंशन हमारे पास किसके अंदर होती है? वो जो हमें आगे कैल्शियम चैनल्स के अंदर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर हाइड्रोलाइजिंग ड्रग्स की वजह से होती है। लास्ट पे है लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस। नहीं, ये जो पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस है ना, वैसोकंस्ट्रिक्शन, ये एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन करवाती है, ये मेटाप्रोलोल नहीं करवाती। ये बच्चे आपके पास किडनी के अंदर जो रेनिन होता है ना, उसको कम करती है। दैट इज टोटली अ न्यू कंसेप्ट फॉर यू, कि आपकी जो मेटाप्रोलोल है ना, बीटा ब्लोकर, ये किडनी के ऊपर भी इफेक्ट करती है। और आपको एक और बात बता दूं, बच्चे आपकी किडनी के अंदर भी बीटा वन रिसेप्टर्स होते हैं। तो आपको पता है मेटाप्रोलोल क्या करती है? बीटा ब्लॉकर है, बीटा वन रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक करती है। तो किडनी के अंदर भी बीटा वन रिसेप्टर्स ब्लॉक होते हैं। तो अगर हम मेटाप्रोलोल देंगे तो किडनी के ऊपर वो इफेक्ट करेगी, और वहां से जो रेनिन की प्रोडक्शन है ना, उसको कम कर देगी। तो आज की जो आपने एक नई चीज सीखी है, वो ये है कि सर, मेटाप्रोलोल रेनिन की सक्रीशन को इनहिबिट करती है, या बीटा रिसेप्टर आपके किडनी के अंदर भी होते हैं, और मेटाप्रोलोल देंगे, बीटा रिसेप्टर ब्लॉक होंगे, रेनिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। रेनिन की प्रोडक्शन कम हो गया, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बढ़ेगा, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, बीपी इंक्रीज आपका नहीं होगा। ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है जी। तो ये थे आज के हमारे पास 4-5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। बाकी इंशाल्लाह हम बाकी कल करेंगे, अभी सर। थोड़ी देर बाद क्लास करेंगे। जी जी, पूछे सर। सर ये मेटाप्लोलोर जो होता है ना, ये बीटा ब्लॉकर है सर, इसका हार्ट पे कोई ऊपर वो होगा, उधर तो V2 रिसेप्टर। हाँ सुने, बीटा वन रिसेप्टर आपकी हार्ट के अंदर भी होती है ना, लेकिन देखो यहाँ पर हम्म। उसने लिखा हुआ है, यहाँ पर हार्ट वाली ऑप्शन नहीं दी हुई। देखो कोई ऑप्शन है हार्ट वाली? एक ओके ऑप्शन है ओके। जिसमें इन्होंने लिखा है इंक्रीज आर्टरी वेंट्रिकुलर नोडल कंडक्शन, लेकिन ये हार्ट में नोडल कंडक्शन को कम करती है, हार्ट रेट को कम करती है, इंक्रीज नहीं उसको करती, तो सी ऑप्शन नहीं है। समझ आई? ओके ओके सर। हाँ, तो हार्ट के ऊपर भी काम करती है, किडनी के ऊपर भी काम करती है, दोनों तरीकों से ये आपके ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करती है। और माइग्रेन के अंदर ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है जो आपकी मेटाप्रोलोल होती है। ठीक है, इसका अच्छा इफेक्ट है। ठीक है, तो डेट्स ऑल टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह आपको अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद बेसिक के लेक्चर के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नहीं इसको ओके।